जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक और ताकतवर मुस्लिम देश को मिला पुतिन का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। अमेरिका को बड़ा झटका। कौन है वो मुस्लिम देश, दुनिया को भी दिखाई झलक। अगली खबर में आपको बताएंगे। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति चुनाव में वामपंथी पार्टी की जीत, नए राष्ट्रपति बनेंगे ली जे म्यूंग। उत्तर कोरिया पर कर दिया बड़ा ऐलान। इसी के साथ आपको बताएंगे यूरोपीय देश नीदरलैंड में 11 महीने में गिर गई सरकार। एंटी मुस्लिम नेता गिर्ट वाइल्ड्स ने गठबंधन छोड़ा, लगाया ये आरोप, मचा बवाल। साथ में आपको बताएंगे एक टीम, एक खिलाड़ी और 18 साल का अधूरा ख्वाब। आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद रोने लगे विराट कोहली। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम की डिमांड दुनिया में बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में एक देश ने पहली बार S-400 मिसाइल सिस्टम को तैनात किया है। ये तैनाती लाइव फायर एक्सरसाइज के दौरान की गई थी। इस दौरान उस मुस्लिम देश ने S-400 मिसाइल सिस्टम के रडार से टारगेट्स को ट्रैक किया। रूस ने इस मिसाइल सिस्टम को दुनिया के चुनिंदा देशों को ही बेचा है। दरअसल आपको बता दें कि S-400 मिसाइल सिस्टम तैनात करने वाला देश अल्जीरिया है। ये देश उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और रूस से बड़े पैमाने पर हथियार खरीदता है। डिफेंस पोर्टल क्लेश रिपोर्ट की 30 मई की रिपोर्ट के मुताबिक एक रणनीतिक लाइव फायर अभ्यास अल सुमोद 2025 के दौरान अल्जीरियाई पीपुल्स नेशनल आर्मी ने पहली बार आधिकारिक रूप से रूस में बना S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम तैनात किया। ये मिसाइल सिस्टम जमीन से हवा में मार करता है। अभ्यास के दौरान अलग अलग हालात बनाए गए, जिनमें लॉन्चर और रडार जैसे हिस्सों को भी शामिल किया गया। इस पूरे अभ्यास में S-400 सिस्टम को साफ तौर पर पूरी तरह से शामिल किया गया था। सैटेलाइट तस्वीरों और बंदरगाह से मिली जानकारी के मुताबिक रूस ने 2021 में अल्जीरिया को S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी कर दी थी, लेकिन इसके बाद अल्जीरिया ने इसे तुरंत ऑपरेशन में नहीं लगाया था। अब हाल ही में हुए अभ्यास ने यह साफ कर दिया है कि यह सिस्टम अल्जीरिया की एयर डिफेंस नेटवर्क की कमान और उसकी योजना का हिस्सा बन चुका है। हालांकि अल्जीरिया में S-400 सिस्टम की मौजूदगी को लेकर पहले कई बार रिपोर्ट आई थी, लेकिन अब तक इसे आधिकारिक तौर पर कभी स्वीकार नहीं किया गया था। ये पुष्टि अल्जीरिया के उस लंबे समय से चल रहे एयर डिफेंस को आधुनिक बनाने के कार्यक्रम के तहत हुई है, जो उसने 2000 के दशक की शुरुआत में शुरू किया था। पहले अल्जीरिया की एयर डिफेंस की जिम्मेदारी रीजनल एयर डिफेंस फोर्स के पास थी। इसके बाद 2002 से 2014 के बीच अल्जीरिया ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने और अपग्रेड करने का बड़ा अभियान चलाया। फिलहाल अल्जीरिया के पास कई आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। इसमें रूस से खरीदे गए नए सिस्टम जैसे S-300 PMU-2, बुक M2, टोर M2 और पेंटेसिर S-1 शामिल है। इसके अलावा अल्जीरिया के पास चीन का HQ-9B और स्वीडन का RBS-70 डिफेंस सिस्टम भी है। इसके साथ ही अल्जीरिया के पास सोवियत दौर के पुराने एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। अगली खबर में आपको बता दें कि साउथ कोरिया के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया यानी DPK के वामपंथी नेता ली जे म्यूंग ने जीत दर्ज की है। उन्होंने सत्ताधारी पीपुल पावर पार्टी PPP के किम मुन सू को हराया। शुरुआती काउंटिंग में ली 48.31% वोटों के साथ आगे थे, जबकि किम को सिर्फ 42.9% वोट मिले। ली ने जीत के बाद कहा, मैं मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं। मैं इस जिम्मेदारी को कभी नहीं भूलूंगा और देश को एकजुट करने, अर्थव्यवस्था को सुधारने और उत्तर कोरिया के साथ शांति स्थापित करने के लिए काम करूंगा। वहीं किम मुन ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि मैं लोगों के फैसले को विनम्रता से स्वीकार करता हूं और अपने ली जे म्यूंग को चुनाव जीतने के लिए बधाई देता हूं। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव में कुल वोटर टर्न आउट 78.3% रहा, जो 1997 के बाद से सबसे अधिक है। ये 2022 के राष्ट्रपति चुनाव के टर्न आउट यानी 77.1% से भी अधिक है। साउथ कोरिया में 1987 में हुए चुनाव में सबसे ज्यादा 89.2% वोटिंग हुई थी। साउथ कोरिया के चुनाव में वैसे तो 6 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन असल मुकाबला सिर्फ DPK और PPP पार्टी के उम्मीदवारों में था।
वैसे तो साउथ कोरिया में 2027 में चुनाव होने थे, लेकिन पीपीपी पार्टी के युन सुक योल को पिछले साल दिसंबर में मार्शल लॉ लगाने की वजह से राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया था। युन सुक योल ने मार्शल लॉ लगाने के पीछे राज्य विरोधी ताकतों और उत्तर कोरिया से खतरे का हवाला दिया था। हालांकि जल्द ही यह साफ हो गया था कि उन्होंने मार्शल लॉ सिर्फ अपनी राजनीतिक परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए लगाया था। एक हफ्ते बाद संसद ने उन पर महाभियोग लगाया। 4 अप्रैल को संवैधानिक अदालत ने उनका महाभियोग बरकरार रखा और उन्हें स्थायी तौर पर पद से हटा दिया। इसके बाद कानून के मुताबिक 60 दिन में चुनाव कराना अनिवार्य हो गया था, यानी साउथ कोरिया में भी वामपंथी की जीत हो गई। अगली खबर में आपको बता दें कि नीदरलैंड में दक्षिणपंथी पार्टी पीवीवी ने गठबंधन से बाहर निकलने का ऐलान किया है। पार्टी चीफ गिर्ट वाइल्ड्स ने कहा कि उनकी पार्टी के सभी मंत्री सरकार से इस्तीफा दे रहे हैं। ये सरकार सिर्फ 11 महीने चल पाई। नीदरलैंड में जुलाई 2024 में गठबंधन सरकार बनी थी। वाइल्ड्स खुद सरकार में किसी पद पर नहीं थे। उन्होंने कहा कि गठबंधन के साथी दल शरणार्थी संकट को लेकर कड़ी नीति नहीं बना पा रहे थे। इस वजह से उन्होंने गठबंधन से निकलने का फैसला किया है। ये फैसला ऐसे वक्त में हुआ है जब गठबंधन पहले से बेहद कमजोर हालत में था। गठबंधन सरकार में 4 पार्टियां शामिल थी, अब सिर्फ 3 रह गई है, यानी कि अब सरकार अल्पमत में आ गई है और देश अब एक कार्यवाहक प्रशासन के हवाले हो गया है। ये तब तक काम करेगा जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते। पिछले हफ्ते वाइल्डर्स ने 10 सूत्रीय प्लान पेश किया था। इसमें शरणार्थियों की आवाजाही को पूरी तरह से बंद करने, सीरियाई शरणार्थियों को वापस भेजने, सेना से सीमाओं की हिफाजत करने और शरणार्थी केंद्रों को बंद करने जैसे कठोर उपाय शामिल थे। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर इस पर सहमति नहीं बनी तो वे सरकार छोड़ देंगे। प्रधानमंत्री डिक शूप ने कहा कि गठबंधन को गिराना गैर जरूरी और गैर जिम्मेदाराना कदम है। उन्होंने कहा कि वो भी शरणार्थी संकट का हल निकालना चाहते थे, लेकिन अचानक सरकार से बाहर निकलना सही नहीं है। पीपुल्स पार्टी फॉर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी के नेता दिलन येसिल गोज ने कहा कि वाइल्डर्स का फैसला बेहद गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने सभी नेताओं से अपील की थी कि वह ऐसे समय में जब यूरोप में युद्ध और आर्थिक संकट की आशंका है, संयम और समझदारी से काम ले। लेकिन बैठक के कुछ ही मिनट बाद वाइल्डर्स ने गठबंधन छोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर आईपीएल के 18 साल के इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इससे पहले 3 बार फाइनल में तो पहुंची, लेकिन जबान पर जीत का नमक नहीं लग सका। बड़े नामों को आजमाया, जर्सी बदली, तरीके बदले, लेकिन तलाश नहीं बदली। तलाश सिर्फ एक चीज की थी, वो थी इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज कराने की। आईपीएल की ट्रॉफी के साथ मुस्कुराती हुई, शोर मचाती हुई, फोटो खिंचवाने की और फैंस के चेहरों पर मुस्कान बिखेरने की। सीजन दर सीजन हार की तमाम निराशाओं के बीच विराट कोहली आरसीबी को कप जिताने के सपने के साथ खड़े रहे। रजत पाटीदार की कप्तानी में आखिरकार आरसीबी ने आईपीएल 2025 की ट्रॉफी उठा ली है। विराट कोहली और आरसीबी का 18 साल पुराना अधूरा ख्वाब आज पूरा हो गया है। आरसीबी की इस ऐतिहासिक जीत के बाद विराट कोहली फुट फुट कर रोने लगे। विराट कोहली की आंखों में पहली बार इस तरह आंसू देखे गए। आरसीबी ने जैसे ही आईपीएल 6 रनों से जीता, विराट कोहली खुद को रोक नहीं पाए। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और नीचे मुंह कर रोने लगे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें।